अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है रेस्टोरेशन पोइट्री। इसको हम कुछ इस तरह से कवर करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे रेस्टोरेशन एज, कि रेस्टोरेशन एज कौन सी एज थी। फिर हम चलेंगे रेस्टोरेशन पोइट्री के थोड़े से इंट्रोडक्शन पे। फिर इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद फिर हमारा लास्ट पे होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोइट्री। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है रेस्टोरेशन एज। तो दोस्तों, रेस्टोरेशन एज जो थी, द एज फ्राम 1660 टू 1689 इज़ नाउन एज रेस्टोरेशन एज। जो 1660 से लेकर 1689 का पीरियड था इंग्लैंड में, उस पीरियड को कहा जाता है रेस्टोरेशन एज। इट इज़ आल्सो नाउन एज द एज ऑफ ड्राइडन। इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1660 से 1689 का जो पीरियड था, इसमें ड्राइडन एक इम्पॉर्टेंट की फिगर था, एक सिंबॉलिक फिगर था, एक बहुत ही अहम शख्सियत माना जाता था, जो कि एक पोइट था और ड्रामाटिस्ट था। इन दिस एज चार्ल्स टू, हु वाज इन फ्रांस, केम बैक टू इंग्लैंड फॉर रूलिंग देयर। दोस्तों, इस एज में क्या हुआ था कि चार्ल्स टू, चार्ल्स वन का भाई, जो चार्ल्स वन पहले हुकूमत कर रहा था, जब चार्ल्स वन को कत्ल किया गया तो चार्ल्स टू भाग के, इंग्लैंड से भाग के दूसरे मुल्कों में चला गया था। और उस टाइम 1660 में वो फ्रांस में था। तो फ्रांस से वो वापस इंग्लैंड आया। इंग्लैंड किस लिए आया? क्योंकि वो उस टाइम वो इंग्लैंड पे रूल करना चाहता था, रूलिंग करना चाहता था, इंग्लैंड का हुक्मरान बनने के लिए वापस आया। दिस एज इज़ नाउन एज रेस्टोरेशन एज बिकॉज इन दिस एज चार्ल्स टू केम बैक टू इंग्लैंड एंड ही रिस्टोर्ड द मोनार्की। तो दोस्तों, इस एज को रेस्टोरेशन एज क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इस एज में जब चार्ल्स टू वापस इंग्लैंड में एज हुक्मरान आया था, तो उसने मोनार्की को रिस्टोर किया था। इसमें रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुई थी, इसलिए इसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। तो हम आगे चलते हैं। रेस्टोरेशन पोइट्री। रेस्टोरेशन पोइट्री दोस्तों होती क्या है? रेस्टोरेशन पोइट्री इज़ द पोइट्री विच वाज रिटन इन द पीरियड 1660 टू 1689। तो दोस्तों, वो पोइट्री जो 1660 से लेकर 1689 तक लिखी गई, उसको हम रेस्टोरेशन पोइट्री कहते हैं। जॉन ड्राइडन वाज एन इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन पोइट्री। जो जॉन ड्राइडन था, वो रेस्टोरेशन पोइट्री का एक अहम फिगर था, एक अहम पोइट माना जाता है जॉन ड्राइडन को। एट फर्स्ट his poetry included the characteristics, conceit and exaggeration of metaphysical school, but later on he abandoned it and write in his own style. तो व्यूअर्स, सबसे पहले जब जॉन ड्राइडन ने अपनी पोइट्री का आगाज़ किया, तो वो जो मेटाफिज़िकल स्कूल था, मेटाफिज़िकल स्कूल के राइटर्स थे, उनको कॉपी किया करता था। और इसकी जो पोइट्री है, उसमें मेटाफिज़िकल स्कूल के जो कंसीट होते हैं और एग्जेजरेशन होती है, वो इंक्लूड थी। कंसीट क्या होता है? एक एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, एक ऐसा मेटाफर जो कि बहुत अजीब सा हो, जिसमें चीज़ों को बड़ी अजीब वे में कंपेयर किया जाता है। और एग्जेजरेशन कहते हैं बढ़ा चढ़ा कर बयान करने को। तो बाद में जो था, इसने मेटाफिज़िकल स्कूल के जो राइटर्स थे, उनके स्टाइल को छोड़कर एक अपना स्टाइल क्रिएट किया और एक क्लियर और फोर्सफुल वे में उसने लिखा। उसके जो राइटिंग स्टाइल था, उसमें एग्जेजरेशन नहीं थी, कोई कंसीट नहीं था। हिज स्टाइल लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। तो दोस्तों, जो ड्राइडन का राइटिंग स्टाइल था, उसमें उसने जो है वो एक बुनियाद रखी क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की। क्लासिकल पोइट्री ऐसी पोइट्री थी जिसमें क्लासिकल जो राइटर्स थे वो पोइट्री किया करते थे। और क्लासिकल जो दौर था, ये इमेजिनेशन और इमोशंस में बहुत डेफिशिएंट था, कमी थी इसमें इमोशंस और इमेजिनेशन की। जो लोग होते थे, जो राइटर्स होते थे, उनको नेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रियली लव नेचर के लिए उनका नहीं था, या कंट्री लाइफ के लिए उनका कोई जो रियल लव नहीं था।
अब हम आगे चलते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्टोरेशन पोइट्री। तो दोस्तों सबसे पहली करेक्टरिस्टिक इसमें आती है कि स्टायरिकल, कि रेस्टोरेशन पोइट्री जो थी इसमें स्टायर का यूज़ हुआ था, ये स्टायरिकल इन नेचर थी। जो राइटर थे रेस्टोरेशन पोइट्री के वो अपनी राइटिंग में स्टायर को यूज़ किया करते थे। स्टायर क्या होता है? ये एक तंज होता है, दूसरे पे तंज करना और ऐसी वे में तंज करना कि दूसरा महसूस ना करे, एक फ़नी वे में तंज करना। दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक है रियलिस्टिक, कि रेस्टोरेशन पोइट्री जो थी ये रियलिस्टिक थी, ये रियलिज्म से भरी हुई थी। लोग जो थे, जो राइटर थे, वो रियलिटी ऑफ लाइफ को पेंट किया करते थे। उनकी पोइट्री में रियलिटी ऑफ लाइफ और लोगों की रियलिटी होती थी। देयर कंसर्न वॉज टूवर्ड वाइसेस रेदर देन विर्चुअस। जो करप्ट सोसाइटी थी उस दौर की और जो करप्ट लोग होते थे, जो करप्ट कोर्ट होते थे या जो भी लोग करप्ट होते थे, उनको उसी वे में बयान किया गया है पोइट्री में जैसे कि वो थे, रियलिटी दिखाई गई है। तीसरी करेक्टरिस्टिक है यूज़ ऑफ हीरोइक कपलेट। तो दोस्तों ये जो रेस्टोरेशन पोइट्री थी इसमें हीरोइक कपलेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। जो राइटर थे रेस्टोरेशन पोइट्री के वो अपनी राइटिंग में हीरोइक कपलेट का यूज़ किया करते थे। हीरोइक कपलेट होता है दो आयम्बिक पेंटामीटर्स लाइन होते हैं जो कि ड्राइम होती है एक दूसरे के साथ, दीज आर ड्राइम टुगेदर। चौथी करेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्निज्म। तो दोस्तों जो रेस्टोरेशन पोइट्री थी इसमें मॉडर्निज्म काफ़ी ज़्यादा थी। मॉडर्निज्म होता क्या है? तो दोस्तों ये जो थी रेस्टोरेशन पोइट्री, इसको कंसीडर किया गया है मॉडरेट इन अ वे इट एम्फेसिस प्रिसीजन और इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड वर्ड्स। कि ये जो इससे पहले की पोइट्री हुआ करती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जेजरेशन यूज़ करते थे राइटर्स और बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते थे, उनमें प्रिसीजन नहीं थी। लेकिन ये जो रेस्टोरेशन पोइट्री थी ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में और काफ़ी अच्छे वर्ड्स में, इजी वर्ड्स में इसको बयान किया गया था। इसमें कोई भी मुश्किल लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि एक आम आदमी भी उसको पढ़कर समझ सकता था कि राइटर जो है, जो पोइट है, वो कहना क्या चाह रहा है। इसमें एग्जेजरेशन नहीं थी, ये राइटर टू द पॉइंट बात किया करते थे। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास रीजंस। तो दोस्तों ये जो रेस्टोरेशन पोइट्री थी इसमें रीजंस को काफ़ी अहमियत दी गई है। दोस्तों रीज़न क्या है? बेसिकली कि जो मेटाफिज़िकल राइटर्स होते थे पहले वो रीज़न का यूज़ नहीं किया करते थे। मेटाफिज़िकल आइडियाज़ विच मोस्ट ऑफ द प्रायर पोइट्रीज हैड रिलाइड अपॉन, कि जो मेटाफिज़िकल आइडियाज़, मेटाफिज़िकल स्कूल के जो पोइट थे उनके आइडियाज़ जो थे उन पे बेस करती थी ज़्यादातर पोइट्री। लेकिन ये जो पोइट्री थी ये मेटाफिज़िकल स्कूल पे रिलाई नहीं करती थी। इसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट थी। दिस साइंटिफिक डेवलपमेंट इनकरेज पीपल टू यूज़ रीज़न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट इसमें हुई थी इसने लोगों की हौसला अफजाई की एक रीज़न को यूज़ करने की, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। रीज़न है कि बंदे को पता चलता था कि गलत क्या है और सही क्या है और उसने फॉलो क्या करना है। तो ये थी इसकी करेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइडन्स पोइट्री। तो ड्राइडन की जो पोइट्री है इसको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है पॉलिटिकल स्टाइल, दूसरा है डॉक्ट्रिनल पोएम्स। डॉक्ट्रिनल्स कहते हैं नज़रियाती या जिसमें फ़लसफ़े का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया हो, और तीसरी है फेबल्स। फेबल्स होता है कहानियाँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल स्टाइल से। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात की है कि ड्राइडन जो था एक इम्पॉर्टेंट फिगर था रेस्टोरेशन पोइट्री का, तो उसने पॉलिटिकल स्टाइल लिखे अपनी पोइट्री में, और उसके जो पॉलिटिकल स्टाइल थे उसमें 2 स्टाइल एब्सैलम एंड अकिटोफल बहुत ज़्यादा
एब्सलम एंड अकिटोफल एंड द मेडल बहुत ज़्यादा काफ़ी मशहूर थे और वेल नाउन थे, इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता था। तो दोस्तों, जो एब्सलम एंड अकिटोफल है, इन एब्सलम एंड अकिटोफल ड्राइडेंस डिफेंडेड द किंग अगेंस्ट द एर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी। ये जो पॉलिटिकल स्टायर ड्राइडन ने लिखा एब्सलम एंड अकिटोफल, इसमें ड्राइडन ने अपने किंग को डिफेंड किया है। किससे डिफेंड किया है? जो शाफ्ट्सबरी का नवाब था उससे इसको अपने किंग को डिफेंड किया है। द मेडल, जो दूसरा इसका पॉलिटिकल स्टाइल है, इज़ फुल ऑफ इन्वेक्टिव अगेंस्ट शाफ्ट्सबरी एंड मैकफ्लैंको। जो दूसरा इसका पॉलिटिकल स्टाइल है द मेडल, ये इन्वेक्टिव अगेंस्ट शाफ्ट्सबरी एंड मैकफ्लैंको से भरा पड़ा है। इसमें दोस्तों पर्सनल अटैक ऑन थॉमस शेडवेल, जो ड्राइडन था इसने थॉमस शेडवेल पे पर्सनल अटैक किया है, जो इसका दूसरा पॉलिटिकल स्टाइल है द मेडल में। दोस्तों थॉमस शेडवेल कौन था? थॉमस शेडवेल जॉन ड्राइडन का बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन ड्राइडन ने बाद में इस पर फिर पर्सनल अटैक किया है और उस पर्सनल अटैक को द मेडल में बयान किया गया है। तो दोस्तों आगे फिर है पॉलिटिकल, आगे हमारे पास है डॉक्ट्रिनल पॉइंट्स, नज़रियाती पॉइंट्स या फिर फलसफे वाली पॉइंट्स। इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक है रिलीजियो लाइसी एंड दूसरी पॉइंट है द हिंद एंड द पेंथर। तो जो रिलीजियो लाइसी है, दीज वर नाइदर रिलीजियस नॉट डिवोशनल बट वर थियोलॉजिकल एंड कंट्रोवर्शियल। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, रिलीजियो लाइसी भी एंड द हिंद एंड द पेंथर भी, ये दोनों ना ही तो कोई मजहबी थी ना डिवोशनल थी, लेकिन इनका कंसर्न टुवर्ड्स गॉड था, नेचर ऑफ गॉड, और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। रिलीजियो लाइसी डिफेंडेड द एंग्लिकन चर्च। जो जॉन ड्राइडन की जो पोएम है रिलीजियो लाइसी, ये उस दौर में लिखी गई थी जब ड्राइडन जो था प्रोटेस्टेंट था, और इस पोएम में, डॉक्ट्रिनल पोएम में, जो जॉन ड्राइडन है उसने एंग्लिकन चर्च को डिफेंड किया है। और उसकी जो दूसरी पोएम थी एंड द सेकंड डिफेंडेड द कैथोलिज्म, ये जो दूसरी पोएम है ये उस टाइम लिखी गई थी जब ड्राइडन प्रोटेस्टेंट से अब कैथोलिक बन चुका था, और इसमें जो ड्राइडन था वो उसने कैथोलिज्म जो होता है उसको डिफेंड किया था। ये दोनों पोएम्स ये शो करती हैं कि जो जॉन ड्राइडन था उसमें आर्गूमेंट करने की और डिफेंड करने की काफ़ी पावर थी, हुआ वो प्रोटेस्टेंट था या कैथोलिक था। जब वो प्रोटेस्टेंट था तब भी वो लोगों को कायल कर लेता था आर्ग्यू करके, और डिफेंड कर लेता था अपने रिलीजन को, जबकि वो जब प्रोटेस्टेंट बना, जब वो कैथोलिक बना, तब भी वो डिफेंड कर लेता था और आर्ग्यू कर लेता था। आगे हमारे पास आती है द फेबल्स। फेबल्स, ये दोस्तों फेबल उस टाइम लिखी गई थी जब ड्राइडन के आखिरी दिन चल रहे थे, आखिरी साल चल रहे थे। ड्राइडन की जो ज़िंदगी है अब ये ख़त्म होने जा रही है, तो उसने फेबल्स लिखी। तो दोस्तों इसमें जो फेबल्स हैं ये नरेटिव फॉर्म में लिखी हुई है। नरेटिव क्या होता है? एक स्टोरी की फॉर्म में, जिसमें एक सीक्वेंस के साथ पूरी स्टोरी बताई जाती है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक सीक्वेंस था इसमें। दोस्तों ये जो फेबल्स थी, इसमें जो जॉन ड्राइडन का फेमस वर्क है वो है द पेलामन एंड अरसाइट। ये जो पेलामन एंड अरसाइट है ये बेस है, इट इज़ बेस्ड ऑन द चौसर्स नाइट्स टेल। ये चौसर के जो नाइट्स टेल है उस पे ये बेस है, एंड इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द मेथड एंड द आर्ट ऑफ 14th सेंचुरी पोइट विद वन बिलोंगिंग टू 17th सेंचुरी पोइट। दोस्तों ये जो
पोएम है द फेबल। ये जो फेबल है इसमें जो है पेलामन एंड एरसाइट, ये हमें एक पूरा मौका देते हैं, एक अच्छा मौका देते हैं। किसका मौका देते हैं कि जो मेथड और आर्ट थे 14th सेंचुरी के पोइट के, उनको कंपेयर करने का मौका देते हैं। किसके साथ कंपेयर करने का? जो 17th सेंचुरी के पोइट थे उनसे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।